वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 विलयन का कुछ न्यूमेरिकल और विलेयता पर आधारित कुछ बात बताए थे। आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग इसी चैप्टर में हेनरी के नियम और इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। चलिए देखते हैं। आपके सामने है सबसे पहला हेडिंग द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन नाम से ही स्पष्ट है कि विलय को मिलाइए, लेकिन अंतिम मिश्रण जो मिलना चाहिए वह द्रव होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि विलायक जो होना चाहिए वह द्रव होना चाहिए, और इसके साथ साथ विलय जो होगा वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसीलिए हमने लिख दिया है द्रव्य विलयन के अंतर्गत इसमें विलायक द्रव होता है और विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसे विलयन को हम द्रव्य विलयन कहते हैं, क्योंकि एट लास्ट हमें सॉल्यूशन जो मिलता है वह लिक्विड होता है। इसमें तीन बात आपको हम बताने वाले हैं ठोस द्रव गैस के अंतर्गत। हेनरी के नियम में हम लोग विलायक द्रव और विलय गैस को लेकर के जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सोडा वाटर, इसमें जो यह विलायक होता है वो जल होता है, और जो विलय होता है वो गैस है। गैस का मतलब CO2 होता है। ठीक। इसके बाद नंबर 2 में आपको हम बताने जा रहे हैं राउल्ट के नियम से संबंधित जानकारी। हम लोग राउल्ट के नियम में किन किन बातों पर जानकारी करेंगे। इसके अंतर्गत जो भी बात की हम जानकारी करेंगे उसमें विलायक द्रव होगा और विलय भी द्रव होगा। ध्यान से सुनिए। इसका उदाहरण क्या होगा ये चीज़ आपको हम बता दें। विलायक जल हो सकता है और विलय अल्कोहल हो सकता है, यानी कि जल और अल्कोहल का मिश्रण जो हमें मिलेगा वह राउल्ट के नियम में इस तरह की जानकारी का उदाहरण लेकर के हम काम करेंगे। नंबर 3 में जो हम आपको हेडिंग के अंतर्गत आगे के वीडियो में बताने वाले हैं वह हेडिंग होगा अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण ये 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब। इन सब बातों की जानकारी जब हम करेंगे उसमें विलायक तो द्रव लेंगे और विलय जो लेंगे वह ठोस लेंगे। जैसे चीनी का जलीय विलयन के अध्ययन में हम अणुसंख्य गुण का अध्ययन करेंगे। अणुओं की संख्या पर आधारित गुणों का जो अध्ययन किया जाता है उसी अध्ययन को अणुसंख्य गुण का अध्ययन कहते हैं। इसके बाद में आपके सामने हेडिंग स्टेप आगे उठाने वाले हैं हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के अंतर्गत बहुत अच्छा उदाहरण आपको हम देने वाले हैं सोडा वाटर के विषय में। जैसा कि अभी आपको हम बताए थे कि इसमें विलायक द्रव होता है और विलय गैस अवस्था में होता है। इसके लिए आपके सामने 3 फिगर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कांच के एक बोतल दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये गर्दन ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार है। इसमें एक कंची की गोली होती है, कांच की गोली होती है। कांच की गोली गर्दन में फंसी हुई अवस्था में होती है, वो बाहर या अंदर जाती नहीं है बल्कि बीच में ही फंसी हुई होती है। जब इस बोतल के अंदर ये कोई पानी भर करके जब हम उसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो CO2 गैस तो अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन जैसे ही वह CO2 गैस नीचे से ऊपर की ओर निकलनी होती है तब यही कांच की गोली ऊपर चिपक जाती है, यानी कि सील पैक हो जाता है। और यह सील पैक होने के कारण जो भी गैस इसमें होती है जैसे CO2 गैस वो बाहर नहीं जा पाती है, या इसमें इसकी व्यवस्था होती है। जब कांच की गोली के ऊपर कोई भी अतिरिक्त दाब नहीं लगाते हैं, यानी कि केवल वायु का एक वायुमंडलीय दाब लगाते हैं, तब कांच की गोली नॉर्मल अवस्था में रहती है। जब इस गोली के ऊपर से ये वायुमंडल दाब जैसे 1 atm के से अधिक दाब CO2 का लगाते हैं, तब यही CO2 गैस जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यही CO2 गैस अगल बगल के कांच से अंदर पहुंच करके ये नीचे जल के ऊपर दाब डालती है। जल के ऊपर दाब डालने के कारण CO2 गैस इसी जल में घुलने लगती है। जैसा कि
हरे डॉट से ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार CO2 गैस कुछ जल के ऊपर रह जाता है और कुछ CO2 गैस जल में घुल जाती है। इस प्रकार जो ऊपर दाब द्रव का जल के ऊपर यानी कि विलयन के ऊपर लगाया हुआ होता है वही उस द्रव का वाष्प दाब या वाष्प दाब कहलाता है। इस अवस्था में CO2 गैस जो जल में घुली हुई अवस्था में होती है वह उसका मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जल का मोल अंश भी होगा और यहाँ पर गैस का भी मोल अंश होगा। जल का मोल अंश ये इसमें ऑलरेडी प्रयुक्त होती है और ऑलरेडी इसमें ये गैस का भी मोल अंश प्रयुक्त है इसमें। लेकिन एक बात और आपको हम बता दें कि जैसे जैसे ऊपर से CO2 गैस का दाब बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इस जलीय विलयन में क्या होगा, CO2 गैस का मोल अंश उसी अनुपात में बढ़ता जाता है जिस अनुपात में CO2 गैस का ऊपर से दाब बढ़ाते जाते हैं। जैसा कि तीसरे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि P डैश के जगह पर P डबल डैश यानी कि पहले से अधिक दाब अगर लगा देते हैं CO2 का तो पहले से और अधिक CO2 गैस ये जल में घुल जाती है, अर्थात पहले से अधिक ये मोल अंश जल में घुला हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए हम ये कुछ डॉटेड और बढ़ा दिए हैं। इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट है, इसमें यहाँ पर देख रहे थे केवल 5 ही डॉट था। जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा है कि P डैश दाब के अंतर्गत मोल अंश ये X डैश है और जैसे ही गैस का दाब P डैश से बढ़ा करके P डबल डैश कर देते हैं तो वैसे ही गैस के मोल X डैश से बढ़ करके X डबल डैश हो जाता है। यहाँ पर ये इस प्रकार हम देखते हैं कि वाष्प दाब जो होता है वह गैस के मोल के समानुपाती होता है। इसी बात को देखते हुए सर्वप्रथम किसी गैस की द्रव में विलेयता के ये संबंध में और उस पर लगने वाले दाब के संबंध में गणितीय संबंध हेनरी ने प्रस्तुत किया था। इस नियम को हेनरी के नियम से जाना गया। इस नियम के अनुसार जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वह इस प्रकार है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी कि गैस के दाब अगर बढ़ाते हैं तो द्रव में गैस के मोल की मोल बढ़ जाता है और यदि दाब कम रखते हैं तो गैस का मोल भी कम हो जाता है। यदि गैस की द्रव में विलेयता को मोल अंश के रूप में माने तब इसी डेफिनेशन को दूसरे तरह से हम कैसे देंगे वो आपके सामने है। किसी विलयन में गैस का मोल अंश स्मॉल x उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, अर्थात स्मॉल p समानुपाती x द्रव के यानी कि विलायक का मोल प्रभाज। यहाँ पर CO2 का मोल प्रभाज x है। यदि हम समानुपाती स्थिरांक को हटाएं तो यहाँ पर KH समानुपाती स्थिरांक आ जाता है। इस समानुपाती स्थिरांक को हेनरी नियतांक भी कहते हैं। यदि हम ये गैस के ऊपर पड़ने वाले अलग अलग दाब और ये उस द्रव में गैस के घुलने की ये मोल प्रभाज x के ऊपर प्रेक्षण करें अलग अलग रीडिंग को नोट करते हुए तो हम पाते हैं कि x1 मोल के लिए दाब P1 है और यदि गैस के ऊपर P1 से दाब P2 बढ़ा देते हैं तब उस द्रव में घुलित गैस की मोल x2 हो जाती है। इसी प्रकार तीसरा अन्य प्रेक्षण भी दाब का जब लेते हैं बढ़ा हुआ तो उसी के अंतर्गत बढ़ा हुआ ये x का यानी गैस का मोल भी बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि तीन या 4 रीडिंग लेने के बाद में इनके ये जो स्टेप ये दिखाई दे रहे हैं इनको मिला करके एक रेखा खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह सीधी रेखा ही हेनरी के नियम की पुष्टि करता है। इसके आगे का स्टेप आपके सामने दिखाने वाले हैं न्यूमेरिकल के रूप में। यह देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1। यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन विलीन होगी, यह स्मॉल n का मान हमें ज्ञात करना है। से आगे कह रहा है कि N2 गैस का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन गैस के लिए हेनरी नियतांक KH का मान 76.48 किलो बार है। इसके लिए सॉल्यूशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। हेनरी के नियम से
ये गैस के ऊपर, द्रव के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब P इक्वल टू KH इंटू गैस का मोल प्रभाज x। इस प्रकार गैस यानी कि नाइट्रोजन का मोल प्रभाज x इक्वल टू आंशिक दाब अपॉन हेनरी नियतांक h। लेकिन मोल अंश की परिभाषा से ये अंश का मान होता है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N गैस के लिए यानी कि विलय के लिए। यदि इन दोनों स्टेप को हम ये बराबर मिला करके देखें तो हमें फार्मूला मिल गया, गैस का मोल अंश इक्वल टू आंशिक दाब अपॉन हेनरी नियतांक इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्योंकि जल में ये गैस के घुलने की मात्रा बहुत कम है, यानी कि गैस का मोल बहुत कम है और जल का मोल बहुत अधिक है, तो इस प्रकार स्मॉल n बहुत कम है कैपिटल N से, तब स्मॉल n प्लस कैपिटल N के जगह पर हम जो कैपिटल N लगभग मान सकते हैं। इस आधार पर हमें गैस का मोल मिल गया स्मॉल p अपॉन KH इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इस आधार पर गैस यानी कि नाइट्रोजन का मोल स्मॉल n इक्वल टू आपके सामने दिखाई दे रहा है स्मॉल n इक्वल टू P अपॉन KH इंटू कैपिटल N। यहाँ पर कैपिटल N जल का मोल है, जल का मोल इक्वल टू जल का भार अपॉन अणुभार। जैसा कि आपको पहले से पता है कि जल का जो भार होता है 1 किलोग्राम में 1 लीटर होता है। इस प्रकार 1 किलोग्राम के जगह पर ये 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं और उसका अणुभार जल का 18 होता है, उसको लिख दिया हमने। ये अलग से आपको याद रखना चाहिए कि जल का मोल स्मॉल n का मान 55.5 होता भी है। इसके पहले वाले वीडियो में शूट करके ये हम अलग से आपको बता चुके थे। इस प्रकार अब आगे हम बढ़ते हैं कि 1 लीटर जल में नाइट्रोजन का मोल स्मॉल n इक्वल टू P का मान रख लिए और KH का मान रख लिए और जल का भार और अणुभार का मान रखते हुए हल करके देखते हैं तो आपका आंसर आता है स्मॉल n इक्वल टू 0.716 मिलीमोल। यह आपका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाइड्रोजन अवलिक जल के लिए KH यानी कि हेनरी नियतांक का मान 5.34 इंटू 10⁷ टोर है। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब 760 टोर है तो हाइड्रोजन गैस की विलयता ज्ञात कीजिए। दिया है जल तथा विलयन का घनत्व समान है। यहाँ पर अलग से कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन का उपयोग हम करने वाले हैं जल का मोल ज्ञात करने में। जल का मोल होता है जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का भार 1000 इस्तेमाल करेंगे और जल का अणुभार 18 उपयोग करेंगे। इस प्रकार जल का मोल हमें मिल जाता है 1000 बटे 18 को भाग देने पर 55.5। पहले तो इसका काम अलग कर दिया हमने। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल में आपको बताए थे कि स्मॉल n इक्वल टू P अपॉन KH इंटू कैपिटल N। ये फार्मूला हम पीछे पढ़ा चुके हैं, लेकिन अंतर क्या है, उस वाले न्यूमेरिकल में नाइट्रोजन था, अब यहाँ पर वही चीज़ हाइड्रोजन के लिए प्रयुक्त है। इस प्रकार हाइड्रोजन गैस की जल में विलयता N हाइड्रोजन इक्वल टू P अपॉन KH इंटू कैपिटल N जल के लिए मोल। जल का मोल इक्वल टू भार बटे अणुभार अभी हम बता चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन के न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है। आंशिक दाब P का मान दिया हुआ है 760। ये चीज़ देखिए आपके सामने है। KH हेनरी नियतांक का मान 5.34 इंटू 10⁷ टोर है। 5.34 इंटू 10⁷ T फॉर टोर, मात्रा टोल भी लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग देने पर 55.5 आया 55.5 और इसको डिवाइड किया तो 142.3 और ये 10⁻7 है ऊपर पहुंचा दिया तो हमें मिला 10⁻⁻7। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करके हमें अंततः मिलता है 7.89 इंटू 10⁴ मोल। यही आपका आंसर हुआ। अब आपका उपयोग सामने आ रहा है हेनरी के नियम का उपयोग नंबर 1। उपयोग नंबर 1 में सोडा वाटर के निर्माण में इसका उपयोग हेनरी के नियम में हम आपको पहले अभी बता चुके हैं। सोडा वाटर का जो निर्माण किया जाता है, इसमें सोडा वाटर ये का निर्माण करते समय
जल के ऊपर CO2 का दाब P होता है और उसका मोल प्रभाज गैस का यानी कि CO2 का X होता है। जब CO2 का ऊपर से जल के ऊपर दाब बढ़ाते हैं तो जल में CO2 का मोल प्रभाज यानी कि मोल बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोडा वाटर एवं शीतल जल में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर सील किया जाता है। इस तरह से इसका उपयोग हम देखते हैं। उपयोग नंबर 2 में हम आपको बताना चाहते हैं समुद्री जल में या गहरे समुद्र में गोताखोरी में भी इसका उपयोग होता है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर जाता है तो अपने पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेकर के जाता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ मीन्स वायु के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। आपको तो पहले से इस बात की जानकारी है। जब कोई व्यक्ति वायु में श्वसन क्रिया करता है तो वायु में मानते हैं नाइट्रोजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन शरीर के अंदर पहुंचता जरूर है, लेकिन ऑक्सीजन ब्लड में सर्कुलेट होता है, नाइट्रोजन नहीं, क्योंकि वायुमंडल दाब कम होता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन ब्लड में सर्कुलेट नहीं हो पाता है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन ब्लड में सर्कुलेट हो जाए तब वह ब्लड के अंदर अपना जहरीला प्रभाव दिखाता है। लेकिन वायु में चूंकि घुलनशीलता इसकी ब्लड में होती नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन गहरे समुद्र में जब गोताखोर ये सिलेंडर लेकर के जाते हैं तब जैसे जैसे समुद्र में जल के अंदर पहुंचते जाते हैं तब वायुमंडल दाब के साथ साथ जल का भी अतिरिक्त दाब पड़ता है। जैसा कि अभी बताए थे कि जैसे जैसे दाब बढ़ता जाता है वैसे वैसे गैस की मोल भी द्रव में अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार से ये शरीर के अंदर ये ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी सर्कुलेट हो जाती है। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन जहरीला प्रभाव छोड़ने के कारण उसमें एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे बेंड्स कहते हैं, BENDS। यह बेंड्स जहरीला प्रभाव दिखाता है जिससे व्यक्ति को घातक क्षति पहुंचती है। इस क्षति से बचने के लिए गोताखोर श्वसन लेने के लिए श्वसन टैंक में हीलियम मिली हुई तनु वायु भर देते हैं। हीलियम मिली हुई तनु वायु भरने का मतलब क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जब ये नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम भी मिक्स हो गई तब चूंकि हीलियम रासायनिक अभिक्रिया तो करती नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो करके ब्लड के अंदर वो नाइट्रोजन भी पहुंचती है, हीलियम भी पहुंचती है। इस प्रकार नाइट्रोजन की बहुतायत मात्रा नहीं पहुंच पाती है हीलियम की उपस्थिति के कारण। और इस स्थिति में जितना पहले घातक प्रभाव दिखाना चाहिए था, चूंकि नाइट्रोजन अब कम पहुंच गया क्योंकि उसके जगह पर कुछ हीलियम की मात्रा भी पहुंच चुकी है और उस वजह से अपना नाइट्रोजन ये कोई बड़ा घातक प्रभाव जितना दिखाना चाहिए था उतना ना दिखा पाने के कारण उसमें कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आती है। इस प्रकार से व्यक्ति गहरे समुद्र में जा करके भी लौटता है। जिस प्रकार अब एक बात और आपको ध्यान देना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति ये जैसा कि व्यक्ति दिखा रहे हैं गहरे समुद्र में जाने के बाद जब वह ऊपर की ओर लौटता है तब उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचा हुआ नाइट्रोजन और हीलियम का मिश्रण ये भी दाब के कम होने के वजह से वो बाहर आता है। बाहर आने के लिए जगह कहाँ है? रोम छिद्र। उस रोम छिद्र के द्वारा बाहर आने पर क्या होगा, उस ब्लड के अंदर कहीं कहीं ये एयर बबल के रूप में वो फंस जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। ब्लड सर्कुलेशन ना होना ही यहाँ पर एक प्रॉब्लम का कारण बनता है। इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए ही तो ये इसमें हीलियम भर देते हैं, क्योंकि हीलियम ये बहुत जल्दी मीन्स आसानी से ये ब्लड से बाहर निकल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है। लेकिन नाइट्रोजन ब्लड में कम सर्कुलेट होने की वजह से यह प्रॉब्लम कुछ खास नहीं हो पाता है और नाइट्रोजन
ये धीरे धीरे निकल पाती है और तब तक ये हीलियम निकल चुकी होती है और ये ब्लड बबल्स जितनी बननी चाहिए थी उतनी नहीं पहुँच बन पाती है और व्यक्ति आसानी से समुद्र की अधिक गहराई से ऊपर आ भी जाता है और आसानी से बच भी जाता है और उसको बेंस नामक रोग या पीड़ा या जानलेवा खतरा से वह बच जाता है। इस प्रकार से यह घटना देखने को मिलता है हेनरी के उपयोग में। तीसरी बात आपको हम बताना चाहते हैं उपयोग में पर्वतारोही के विषय में। पर्वतारोही क्या करते हैं, आपको तो पता है कि वो मैदानी क्षेत्र से पर्वतारोही क्या करते हैं, वो ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपनी मैदानी भाग को छोड़ करके ऊपर पहुंचता है तो वहां पर वायु दाब कम होता है, मीन्स ऑक्सीजन कम होता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन ऊर्जा का कारण होता है। ऑक्सीजन की कमी अगर होने लगे तो शरीर में ऊर्जा की भी कमी महसूस होने लगती है। ऑक्सीजन ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस प्रकार अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है व्यक्ति को। यह पर्वतारोही के लिए यह खास तौर पर देखने को मिलता है। इसीलिए पर्वतारोही भी जब यह ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, वो भी अपने यह पीठ के ऊपर सिलेंडर में अतिरिक्त ऑक्सीजन भी लेकर के जाते हैं जिससे उसकी कमी को पूरा कर सकें और अपनी समस्या का समाधान कर सकें। फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान हेनरी के नियम से होता है। अब आप आगे देखिए हेनरी के नियम की सीमाओं में नंबर 1 आपके सामने है, गैस का दाब बहुत उच्च न होना। और दूसरा सीमा है यहाँ पर गैस का ताप बहुत कम न होना। कहने का मतलब क्या हुआ कि गैस का ताप कम हो सकता है लेकिन बहुत कम नहीं, और गैस का दाब बहुत उच्च नहीं हो सकता है, उच्च हो सकता है। और तीसरा सीमाएं इसका हम देखना चाहते हैं, क्या लिखा हुआ है, गैस का द्रव से रासायनिक अभिक्रिया न करे, यह इसकी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।